हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे थे और आज की क्लास में हम शिक्षण के कार्यों पे बात करेंगे। यानी टीचिंग के क्या कार्य हैं उन पे हम आज बात करेंगे और फिर इसके बाद उद्देश्यों पे चर्चा करेंगे कि शिक्षण के क्या उद्देश्य होते हैं। ठीक है, तो शिक्षण यानी टीचिंग के कार्य क्या हैं। इसके 3 काम होते हैं। शिक्षण के 3 कार्य होते हैं। पहला तो होता है निदानात्मक या नैदानिक क्रिया। ठीक है, निदानात्मक शब्दों को आप ध्यान में रखिएगा, बड़े खतरनाक हैं। या नैदानिक क्रिया, इसको अंग्रेजी में बहुत आसान शब्द है, डायग्नोस्टिक फंक्शन। ठीक है, डायग्नोस्टिक फंक्शन। दूसरा कार्य होता है उपचारात्मक। क्या है? उपचारात्मक क्रिया। इसको प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन। और जो तीसरा कार्य है उसको बोलते हैं मूल्यांकन क्रिया। क्या है? मूल्यांकन या इवैल्यूएशन, मूल्यांकन क्रिया। इन तीनों क्रियाओं में यानी तीनों कार्यों में टीचिंग यानी शिक्षण क्या करता है। देखिए, पहला क्या है? निदानात्मक या नैदानिक क्रिया या डायग्नोस्टिक फंक्शन। मेडिकल सेक्टर में इस शब्द का इस्तेमाल आप देखते हैं ज़्यादातर, लेकिन ये भी कुछ ट्रीटमेंट से कम नहीं है। डायग्नोस्टिक फंक्शन में जो टीचर होता है, अध्यापक, विद्यार्थी के और विद्यार्थी प्लस पाठ्यक्रम, यानी जो शिक्षार्थी है, जो स्टूडेंट है, उसका कोई पाठ्यक्रम भी होगा। तो यह विद्यार्थी और पाठ्यक्रम दोनों पे टीचर क्या करता है? नज़र रखता है। अब नज़र रखने के दौरान वो क्या करता है? देखता है कि विद्यार्थी को क्या आता है पाठ्यक्रम में से और क्या नहीं आता है। यानी आपका जो सिलेबस है, मैं उस पर नज़र रखूँ कि आपको क्या आता है, क्या नहीं आता है। ये कार्य किस में होता है? डायग्नोस्टिक फंक्शन में। इसका मतलब ये हो गया कि एक स्टूडेंट के अंदर किसी बीमारी का पता लगाया जाए एज ए टीचर। भाई क्या आता है आपके अंदर, क्या बीमारी कौन सी है, कौन सी नहीं है। जब बीमारी का पता चल जाए तब टीचर क्या करता है? अब वो डॉक्टर की भूमिका में होता है और उपचारात्मक क्रिया अपनाता है, यानी ट्रीटमेंट करता है। इसमें क्या होता है कि विद्यार्थियों की जितनी कमियां पकड़ में आई हैं, उन सभी कमियों को क्या किया जाता है? क्रम से एक एक करके उनको दूर किया जाता है। एक अध्यापक यही कार्य करता है उपचारात्मक क्रिया द्वारा। ठीक है, इसमें उपचार किया जाता है बीमारी का। जो आपको इसमें जो आपकी बीमारी पकड़ी गई है, यहाँ पे उसका उपचार किया जाता है। यानी आप लिख सकते हैं कि विद्यार्थी के कमियों को पकड़ा जाता है। विद्यार्थी की बीमारी का, बीमारी मत लिखिए, कमियों को जानना, यहाँ पर कमियों को दूर करना, कमियों को दूर करना। अब जब कमियों को दूर करने के लिए हमने वर्क कर दिया, यानी ट्रीटमेंट दे देता है, जब डॉक्टर किसी पेशेंट को बीमारी का पता लगाएगा, फिर उसको ट्रीटमेंट देगा। जब उस बीमारी का इलाज वो कर देता है तो फिर बुलाता है, कहता है कि 3 दिन बाद फिर आना है तुमको। वो किसके लिए बुलाता है? दवाई तो उसने कर दी है। दरअसल वो जो दवाई किया है, जो उपचार किया है आपका, वो बुलाता है कि वो देख सके कि वो उपचार कितना प्रभावी हुआ है। क्या कोई कमी रह गई है अभी, क्या बीमारी का कोई अंश बचा है या फिर खत्म हुआ, यानी मूल्यांकन करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बीमारी ठीक हुई है कि नहीं, उसको जज करता है मूल्यांकन में। यानी कमियों को दूर करने के बाद में मूल्यांकन करता है और देखता है कि कमियां कितनी बची हैं और कितनी दूर हुई। ठीक है, कितनी कमी है या कितनी दूर हुई। यही 3 कार्य टीचिंग का है, यानी जो पढ़ाने की जो प्रक्रिया है उसका यही 3 काम है। पहला, स्टूडेंट को जज देखना, एब्जॉर्व करना कि उसके अंदर कमियां क्या हैं, क्या पाठ्यक्रम में को कितना वो जानता है, कितना सीखा है। दूसरे स्तर पे फिर अगर उसके अंदर कमियां हैं, पाठ्यक्रम को नहीं सीख पाया है पूरी तरीके से, तो फिर उसको कैसे सिखाया जाए, यानी उसका ट्रीटमेंट किया जाए, उपचार किया जाए।
और फिर किए गए उपचार का मूल्यांकन किया जाए कि कितना प्रभावी हुआ और कितना निष्प्रभावी हुआ। ठीक है, ये होता है शिक्षण के कार्य। एक टीचर की क्या विशेषता होनी चाहिए, अब हम इस पे बात करते हैं। अभी तक हमने बात किया टीचिंग की, शिक्षण की, लेकिन जो शिक्षण कर रहा है उसकी भी तो कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। तो अब हम उसी पे बात करेंगे, शिक्षक की विशेषताएं। आप हेडिंग डाल लीजिए, शिक्षक की विशेषताएं। एक शिक्षक में यानी एक टीचर में, एक अध्यापक की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तो उसमें सबसे पहली विशेषता जो है उसे विषय का, यानी जिस विषय का वो अध्यापक है, विषय संबंधी ज्ञान होना चाहिए। पहली बात तो ये कि जब वो एक टीचर है तो टीचर कब होगा, जब उसे विषय का ज्ञान होगा। तो पहली विशेषता जो होनी चाहिए वो विषय संबंधी ज्ञान होना चाहिए। विषय संबंधी, जिस विषय को भी वो पढ़ा रहा है उसके बारे में ठीक ठाक नॉलेज होना चाहिए उसके पास। ठीक है, दूसरी विशेषता है क्या और कैसे पढ़ाना है। भाई सिलेबस या पाठ्यक्रम को क्या और कैसे पढ़ाना है, ये उद्देश्य जो है वो स्पष्ट होना चाहिए। क्या और कैसे पढ़ाना है ये स्पष्ट होना चाहिए, ये उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, यानी जो पाठ्यक्रम है उसको वो एक माइंड मैप करके रखे कि मुझे ऐसे पढ़ाना है और यही चीज़ पढ़ाना है। ऐसा ना हो कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़ा दी जाएं जिसका उसके पाठ्यक्रम से भी संबंध नहीं है और बाहर के माहौल से भी कोई संबंध नहीं है। तो कोशिश होना चाहिए कि पाठ्यक्रम पे फोकस होकर एक अध्यापक को पढ़ाना चाहिए, ये उसकी विशेषता होती है। ठीक है, अब विद्यार्थियों के बीच में जो क्लासरूम है उसमें उनके मध्य में सकारात्मक विचारों का संचार करे। ध्यान रहे कि जो अगली विशेषता है, कक्षा में विद्यार्थियों के मध्य सकारात्मकता का संचार करे। ये अध्यापक का काम है। ये भी उसकी सकारात्मकता का मतलब होगा कि क्लास में एक पॉजिटिव माहौल होना चाहिए, नकारात्मक नहीं। एक अध्यापक को चाहिए पता लगे क्लास में पहुंचते ही वो डरा धमका दिया है सबको, तो फिर ये क्या है, नकारात्मक माहौल बन गया है, बच्चे डर गए हैं। चाहे आप परीक्षा को लेकर डरा दें या सिलेबस की जटिलता को लेकर आप डरा दिए हैं, तो डराएं ना, बल्कि उनके मनोबल को और बढ़ाएं, जिससे कि वो सकारात्मक सोच रखें, नहीं मुझे सीख लेना है, मुझे क्लास में बैठना है, मेरे लिए ज़रूरी है। ठीक है, कुछ अध्यापकों के गुण होते हैं कि पहुंचते पहले मौखिक टेस्ट लेंगे और जो बच्चा उसमें फेल है पहले ठीक ठाक तरीके से उसकी क्लास लगा देते हैं। अब सारे बच्चों में डर का माहौल बैठ जाता है कि कहीं हमसे न पूछ लें। मूल्यांकन जरूरी है, लेकिन मूल्यांकन का एक प्रक्रिया होती है, आप उसको फॉलो कीजिए। ऐसे नहीं कि आप क्लास में इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं और पढ़ाने से पहले आपने बच्चों को डरा दिया है। अब वो सहमे हुए हैं, आधा दिमाग तो उनका लगा है कि कहीं सर हमसे कुछ पूछें और मैं बता नहीं पाऊंगा, तो जितना उनको पड़ा है उतनी छड़ी हमको भी पड़ेगी। तो ये डर नहीं होना चाहिए, नेगेटिव है, ये सकारात्मक माहौल बना के रखें आप। ठीक है, विद्यार्थी की जो अध्ययन संबंधी समस्याएं हैं उनको समझें और उनको दूर करने का प्रयास करें। अगली विशेषता होनी चाहिए विद्यार्थी की अध्ययन संबंधी समस्या को समझ कर दूर करें। यानी उनके जो प्रॉब्लम्स हैं पढ़ाई करने के दौरान, एक विद्यार्थी की बहुत सारी समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को आप समझें और उनको समय अनुसार दूर करने का ठीक ठाक प्रयास करें। एक अध्यापक को अपने विषय का मूलभूत ज्ञान भी होना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों की जो विषय संबंधी जो समस्याएं हैं उनको वो दूर कर सके। आप जिस विषय को आप पढ़ा रहे हैं उसके बारे में आपको व्यवहारिक ज्ञान तो होना ही चाहिए, अच्छी समझ तो होनी चाहिए, लेकिन उसके कुछ मूलभूत ज्ञान का मतलब हो गया जो आप व्यवहारिक ज्ञान है और जो सैद्धांतिक ज्ञान है, इनसे भी थोड़ा सा पहले का ज्ञान आप कह सकते हैं, जिस पे वो विषय टिका हो, वो होता है मूलभूत ज्ञान। नहीं, उसके बगैर उस विषय की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। जैसे अगर मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ तो ज्योग्राफी के बारे में तो जानकारी होनी ही चाहिए। ज्योग्राफी का मतलब हो गया कि पृथ्वी के बाद की स्थितियाँ, जियोग्राफी यानी पृथ्वी का एक ग्राफीय चित्रण हम आपको पढ़ाते हैं भूगोल के तहत।
लेकिन मूलभूत ज्ञान इसमें क्या है? मूलभूत ये है कि पृथ्वी के बारे में आपको जाने, यानी इसकी उत्पत्ति, पृथ्वी कैसे बनी होगी। थोड़ी बहुत जानकारी ब्रह्मांड की भी रखें, सौरमंडल की भी रखें। इससे क्या होता है कि बच्चों में जो कौतूहल होता है, जिज्ञासा होती है थोड़ा सा पहले या बाद के प्रश्नों को पूछने की, वो उनको डिस्टर्ब ना करे। जब वो सवाल करें तो आप उनको संतुष्ट कर सकें। ठीक है। शिक्षक का पूर्वाग्रह मुक्त होना चाहिए। शिक्षक को क्या होना चाहिए? पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? पूर्वाग्रह का मतलब हो गया कि आप पहले से कोई राय बना के ना रखें। ठीक है, पहले से आप किसी विचार के गुलाम ना बने। ठीक है। विद्यार्थियों पर पूर्ण विश्वास रखें, क्योंकि विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आपको अपने विद्यार्थियों पे नहीं भरोसा है तो फिर आप उनके लिए क्या और कैसे समर्पित हो पाएंगे? ये भी एक अध्यापक की विशेषता होनी चाहिए। एक टीचर को अपने कार्य के प्रति और विद्यार्थियों के सफलता के प्रति क्या होना चाहिए? प्रतिबद्ध होना चाहिए। ठीक है। यानी एक जो टीचर होता है, शिक्षक को अपने कार्य, यानी जो उसको कार्य करना है, पढ़ाना, और विद्यार्थियों की सफलता, विद्यार्थियों की सफलता के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए, प्रतिबद्ध होना चाहिए। यानी आपका जो काम है टीचिंग करना, टाइम टू टाइम आप आइए क्लास में और मन लगाकर पढ़ाइए। इसके लिए आप प्रतिबद्ध रहें, लापरवाही नहीं होनी चाहिए कि 8 बजे 10 बजे की क्लास है और आप 1.5 घंटे लेट पहुंच रहे हैं, ऐसा ना होने पाए। इसके लिए आप प्रतिबद्ध रहें। और दूसरी बात कि विद्यार्थियों को हमें सफल बनाना है, उनको सफलता दिलानी है, इसके लिए आप मजबूत इरादे लेकर बैठें कि नहीं, मेरे विद्यार्थी सफल होंगे, ये आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और इसके लिए आप पूरी मेहनत करें। ये एक अध्यापक की विशेषता होनी चाहिए। ठीक है। शिक्षक का जो संप्रेषण कौशल है, संप्रेषण कौशल उच्च होना चाहिए, संप्रेषण कौशल उत्तम होना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि जो संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन, या अपनी बात को आप किस तरीके से कह रहे हैं, कितना व्यवस्थित ढंग से कह रहे हैं, जिससे कि वो बच्चों को मोहित कर ले। कहते हैं ना कि बातें ऐसी करता है कोई कि बहुत अच्छा लगता है, उसकी सुनने की इच्छा होती है। कोई कोई ऐसी बातें करता है ना कि होता है कि बंद कर लो इसको। आपकी प्रस्तुति अच्छी होनी चाहिए, आपका जो संचार है, कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करने का जो तौर तरीका है वो बेहतर होना चाहिए, एकदम उत्तम होना चाहिए। इसकी आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है। समय का पाबंद होना चाहिए। एक अध्यापक को क्या होना चाहिए? समय का पाबंद होना चाहिए। यानी टाइम टू टाइम आप आइए और टाइम से जाइए, लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और अपने अध्यापन यानी पढ़ाने के दौरान एक टीचर को क्या करना चाहिए? जो शिक्षण सहायक सामग्री है उनका भरपूर प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि क्लासरूम में बेहतर से बेहतर जानकारी को आप आसान से आसान तरीकों में डिलीवर कर सकें और बच्चे उसका लाभ उठा सकें। ठीक है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो आप ध्यान में रखिएगा। इनमें से स्टेटमेंट में अगर क्वेश्चंस आ जाते हैं तो गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है। एक शब्द और आपको बहुत परेशान करता है, अधिगम। अधिगम का मतलब हो गया लर्निंग। ये क्या होता है? अधिगम का मतलब क्या है? तो इसका जो सामान्य अर्थ होता है उसे सीखना। क्या? सीखना, इसका सामान्य अर्थ है। अब सीखता कौन है? देखिए, अब तक हम लोगों ने बातें किया किसकी? शिक्षण की, यानी टीचिंग। अब हम बात करने जा रहे हैं अधिगम की, अर्थात सीखने की प्रक्रिया जो है। तो टीचिंग यानी शिक्षण और अधिगम, ये दोनों के दोनों कौन है? एक अध्यापक पक्ष की बात करता है यानी शिक्षण, और एक अधिगम अर्थात सीखने वाले की बात करता है यानी विद्यार्थी की बात करता है। ठीक है। अब अधिगम और शिक्षण का मुख्य कार्य क्या है? अधिगम के क्षेत्र में प्रभावशीलता लाना। ये भी ध्यान रखिएगा। हमने अभी तक क्या पढ़ा? शिक्षण पढ़ा है। इसका जो मुख्य कार्य है अधिगम के क्षेत्र में क्या? प्रभावशीलता लाना। वो कैसे? 1 मिनट, 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 1
प्रभावशीलता लाना इसका मुख्य कार्य है। ठीक है, कैसे? जब टीचिंग बेहतर होगी तो बच्चे ज़्यादा सीखेंगे कि नहीं? अगर टीचिंग अच्छी होगी तो बच्चों की सीखने की जो क्षमता है उसमें वृद्धि होगी, उनके नॉलेज में वृद्धि होगी, ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ वो सीखना चाहेंगे। यानी अधिगम मतलब सीखना हुआ। और सीखना कैसे सीखेगा कोई बच्चा? जब एक अध्यापक पढ़ाएगा, अर्थात शिक्षण करेगा। तो शिक्षण का जो मुख्य कार्य है, मैं टीचिंग कर रहा हूँ, मेरा मुख्य कार्य क्या है, मेन उद्देश्य मेरा क्या है? आपको सिखाना। और आप कब सीख पाएंगे? जब हमारी टीचिंग बेहतर होगी, तब तो आप बेहतर सीख पाएंगे। तो शिक्षण और अधिगम में यही संबंध है। क्या संबंध है? कि जो शिक्षण का मुख्य कार्य है वो अधिगम के क्षेत्र में, बार बार मैं अधिगम शब्द बोल रहा हूँ, इसका मतलब हो गया सीखना अर्थात लर्निंग। इस फील्ड में प्रभावशीलता यानी और बेहतर तरीके से बच्चे सीख सकें, यही इस शिक्षण का मुख्य कार्य है। ठीक है, ये दो के दोनों यानी अधिगम और शिक्षण, ये दोनों क्या हैं? एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक पाठ्यक्रम है, पढ़ाने वाला टीचर, पढ़ने वाला स्टूडेंट। पढ़ाने की प्रक्रिया शिक्षण और पढ़ने की प्रक्रिया लर्निंग यानी सीखना अर्थात अधिगम। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। यानी शिक्षण सिखाने की प्रक्रिया है, शिक्षण क्या है? सिखाने की प्रक्रिया। और अधिगम क्या है? सीखने की प्रक्रिया। शिक्षण सिखाने की प्रक्रिया और अधिगम सीखने की प्रक्रिया है। यानी ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, इनमें से अगर एक भी गायब हो जाए तो वो सिक्का क्या होगा? अधूरा सा रहेगा। ठीक है, अब बात आती है कि अधिगम सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट ही के लिए नहीं, बल्कि कोई भी चीज़, जब कोई भी प्राणी, कोई जीव भी हो, अब तो लोग जानवरों को भी सिखाते हैं, ट्रेंड करते हैं, वो भी सीखता है। यानी जब कोई जीव नई चीज़ें सीखता है और अनुभव करता है, ध्यान से सुने, जब कोई जीव, यहाँ जीव की बात हो रही है, नई चीज़ें क्या करता है? सीखता है और अनुभव करता है। कोई नई चीज़ें सीखता है और अनुभव करता है, और परिणाम में क्या होता है कि उसके व्यवहार में क्या हो? एक अस्थायी परिवर्तन आए। और परिणाम में जो इसका परिणाम निकले, उस व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन आए। यह अस्थायी शब्द इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप सीखेंगे तभी जब आपके अंदर बदलाव आए। और वो बदलाव 1 घंटे के लिए अगर आ रहा है तो ये सीखना नहीं हुआ। अगर आप सीख गए होते तो वो अस्थायी हो जाता, हमेशा के लिए वो बदलाव आ जाता है जो चीज़ आप सीख लेते हैं। तो जब आप कोई चीज़ सीखते हैं तो सीखने के बाद में आपके अंदर परिवर्तन आना चाहिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई विषय वस्तु आप सीखे हैं, तो कोशिश होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप उसे अपने जीवन में उतारें। ठीक है, तो जब आपके व्यवहारों में बदलाव आता है तब आप सीख गए चीज़ों को। तो ये बात समझ में आ गई कि शिक्षण और अधिगम में क्या संबंध है। शिक्षण सिखाने की प्रक्रिया है जो अध्यापक करता है, अधिगम सीखने की प्रक्रिया है जो विद्यार्थी करता है। ठीक है, अब बात आती है कि अधिगम की फिर विशेषताएं, यानी लर्निंग की क्या विशेषताएं, सीखने की क्या विशेषता हो सकती है, उसको देख लेते हैं। अधिगम या लर्निंग की विशेषताएं, आप यहाँ अधिगम भी लिख लें। इसकी क्या विशेषताएं? तो इसकी पहली जो मूलभूत विशेषता है वो छात्रों के व्यवहार में, यानी जो विद्यार्थी हैं उनके व्यवहार में परिवर्तन लाना। ध्यान रहे, छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना। और ये परिवर्तन कैसा होना चाहिए? ये परिवर्तन जो है ये सकारात्मक होना चाहिए। ठीक है,
यानी शिक्षण और अधिगम की जो प्रक्रिया है उसमें परिवर्तन आना चाहिए उसके व्यवहारों में, लेकिन उसका व्यवहार आक्रामक ना होकर के शालीन होना चाहिए, यानी सकारात्मक परिवर्तन आना चाहिए, गलत दिशा में बदलाव ना होना चाहिए, तभी शिक्षण पूर्ण होगा। अगर आप उसे गलत दिशा में वो बढ़ गया और एक शिक्षार्थी में इम्प्रूवमेंट तो हुआ, उसका व्यवहार तो बदला, लेकिन अब वो क्रिमिनलाइज प्रक्रिया में संलिप्त हो गया, यानी क्रिमिनल्स वाले माइंडेड हो गया, वो उसका जो दिमाग है वो काम कर रहा है किस फील्ड में, कैसे क्राइम किया जाए, तो फिर वो आपका शिक्षण बेहतर नहीं था। यहाँ शिक्षण का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक है। हालांकि अगर नकारात्मक चीज़ें भी कोई सीखता है तो वो भी सीखने की प्रक्रिया, वो भी अधिगम ही है। भाई किसी के मोबाइल को हैक करना आसान बात तो नहीं है, ये भी किसी न कहीं से सीखा गया होगा। तो अगर ये चीज़ सीखा गया है और उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया, अब वो कानूनन अपराधी बन गया है और अस्थायी रूप से बन गया है, तो फिर ये भी सीखना ही है, अधिगम ही है। लेकिन ये उद्देश्य है नहीं शिक्षण का, टीचिंग का उद्देश्य ये नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अधिगम का मतलब होता है कि ज्ञान प्राप्त करना, याद करना और अनुभव को संगठित व परिष्कृत करना। ज्ञान प्राप्त करना इसका पहला उद्देश्य है। जो अधिगम है, सीखना, यानी आप सीख करके क्या होना चाहते हो। अगर सवाल आपसे पूछा जाए कि आप लर्निंग कर रहे हैं तो फिर लर्निंग से आप क्या चाहते हैं, तो आपका जवाब होगा पहली चीज़ तो हमें ज्ञान प्राप्त करना है, चीज़ों को याद करना है, याद करना है, और क्या करना है, संगठित करना है और परिष्कृत करना है, संगठित व परिष्कृत करना। ये अधिगम का अर्थ होता है। ज्ञान की प्राप्ति, भाई आप सीख रहे हैं तो जो चीज़ आप सीखेंगे वो आपको याद भी रहेगी, तो इससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और व्यवहारों में परिवर्तन भी आएगा। संगठित, यानी जो आप सीख रहे हैं उसको आप क्या करें, उसका संचय करें अपने अंदर, उसको अपने अंदर संगठित रूप में रखें और आवश्यकता पड़ने पर उसे लोगों तक भी वितरित करें, परिष्कृत करें, ठीक है। ये इसका कार्य है। अधिगम कैसा होना चाहिए, बात आती है कि अधिगम कैसा होना चाहिए, तो अधिगम हमेशा अर्थपूर्ण होना चाहिए और लक्ष्य निर्देशित होता है। कैसा होता है अधिगम, लक्ष्य निर्देशित एवं अर्थपूर्ण। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि जो आप सीख रहे हैं वो किसी लक्ष्य की ओर आपको ले जाना चाहिए। अब ऐसा मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रहा हूँ तो हमारा लक्ष्य क्या है, नेट के फर्स्ट पेपर को क्वालिफाई करना। तो जो आप सीख रहे हैं इसका एक लक्ष्य होना चाहिए, यानी जो आप सीख रहे हैं ये लक्ष्य निर्देशित एक ऐसा लक्ष्य हो जिसकी ओर आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात अर्थपूर्ण, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ इसकी उपयोगिता है आपके जीवन में, इसका एक अर्थ है कि आप एक अच्छे अध्यापक के रूप में उभर कर सामने आए। तो इसका एक अर्थ भी है और इसका एक लक्ष्य भी है कि आप कोई भी चीज़ यूं ही ना सीखें, कोई लक्ष्य होना चाहिए उसका, ठीक है। फिर बात आती है कि जो अधिगम होता है इसकी इच्छा व्यक्तिगत और सामाजिक आवश्यकताओं से जागृत होती है। अधिगम की जो इच्छा है वो, इच्छा का मतलब सीखने की इच्छा, अधिगम का मतलब क्या हो गया, सीखना, यानी सीखने की जो इच्छा है वो व्यक्तिगत और सामाजिक आवश्यकताओं से प्रेरित है, व्यक्तिगत और सामाजिक आवश्यकताओं से प्रेरित है। ये व्यक्ति, यानी अब सीखने की जो इच्छा है आपके, भाई आप फर्स्ट पेपर क्यों सीखना चाहते हैं, अगर आपसे पूछा जाए क्यों सीखना चाहते हैं, आपको कहाँ से प्रेरणा मिली है इसको सीखने की, तो इसके दो उद्देश्य हो सकते हैं। एक तो आपकी व्यक्तिगत इच्छा है कि आप नेट क्वालिफाई करें, JRF क्वालिफाई करें। दूसरा सामाजिक आवश्यकताओं से जागृत होती है, यानी समाज से भी आप इसकी प्रेरणा लेते हैं। जैसे कि आपका पड़ोसी प्रोफेसर हो गया है और आप अभी तक कुछ नहीं हुए, आपके अंदर इच्छा है यार वो हो सकता है तो मैं क्यों नहीं हो सकता, मैं भी चल के सीखूंगा, क्या, UGC नेट फर्स्ट पेपर, ठीक है। आपकी व्यक्तिगत आवश्यकता इसमें क्या है, व्यक्तिगत आवश्यकता है कि आपको जॉब करना है,
जीवन में सेटल होना है। ठीक है, तो ये व्यक्तिगत और सामाजिक आवश्यकताओं से क्या है, प्रेरित है, पुश कर रही हैं ये चीज़ें। ठीक है, ये अधिगम्य की कुछ विशेषताएं हैं जो आप ध्यान में रखिएगा। शिक्षण यानी टीचिंग के क्या उद्देश्य होते हैं। ठीक है, शिक्षण के उद्देश्य, इसको जानने से पहले हम देख लेते हैं एक त्रिकोण मॉडल है डेल का, अनुभव त्रिकोण मॉडल। एग्जाम में ये प्रश्न आता है, तो इसलिए इस मॉडल को देख लेते हैं। शिक्षण विधि और शिक्षण सहायक सामग्री यानी टीचिंग मेथड और जो टीचिंग एड है उसके बीच में जो संबंध होता है, उन्हीं संबंधों के आधार पे डेल महोदय ने एक अनुभव त्रिकोण मॉडल दिया था। उसको देखते हैं वो होता क्या है। ये मॉडल अनुभव त्रिकोण मॉडल, ये इसे डेल का अनुभव त्रिकोण मॉडल कहते हैं। इससे प्रश्न बने हैं, इसलिए आप इसको जानते रहिए। ये शिक्षण सहायक सामग्री और शिक्षण विधि के मध्य में संबंधों को बताते हैं, यानी ये संबंधित है शिक्षण विधि से, ये संबंधित है शिक्षण सहायक सामग्री से। होता क्या है, इन्होंने दोनों का ना तुलनात्मक अध्ययन किया। किसका, जो टीचिंग मेथड है और जो टीचिंग एड है, इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन ये करते हैं। शिक्षण विधि का और जो शिक्षण सामग्री होती है, या एड कह सकते हैं आप, इनका तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद में इन्होंने बताया कि कोई भी बच्चा कब कितना सीखता है। ऐसे ये मॉडल है ये। ठीक है, इन्होंने कहा कि जब कोई बच्चा शब्द पढ़ता है तो कितना परसेंट वो सीख पाता है। अगर 100% उसने शब्द पढ़ा है, यानी शब्द पढ़ना, जब वो शब्द पढ़ता है तो 10% ही सीखता है। कितना सीखता है, 10%, यानी 10% ही वो सीख पाता है उस समय जब वो शब्दों को पढ़ता है। ध्यान रहे, यानी जब आप रीडिंग कर रहे होते हैं, ये उसकी बात हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर वो व्याख्यान सुनता है, यानी जब वो लेक्चर सुनता है, तब वो कितना सीखता है। व्याख्यान का मतलब हो गया लेक्चर, व्याख्यान सुनना। जब कोई बच्चा व्याख्यान सुनता है, लेक्चर सुनता है, तो वो उसका 20% याद रखता है। कितना याद रखता है, 20% याद रखता है। जब कोई बच्चा कोई चीज़ देखता है, ध्यान रहे, जब कोई घटना आप देखते हैं तब कितना परसेंट आप सीख पाते हैं। तो इन्होंने इस मॉडल में बताया कि 30% वो सीखता है, यानी जितना आपने देखा उसका 30% आपको याद रहता है। ठीक है, फिर इन्होंने बताया कि जब कोई देखता है और प्लस सुनता है, तब वो कितना याद रख पाता है। यानी जब आप देखते हैं और सुनते हैं तब आप कितना याद रख पाते हैं। तब इन्होंने बताया 50%। यानी जब आप कोई भी क्लास ले रहे हैं जिसमें आप देख भी रहे हैं चीज़ों को और क्या कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो आप उसका 50% सीख पाते हैं। ऐसा इनका डेल का अनुभव त्रिकोण मॉडल, यानी इनका अनुभव बताता है। ये इनका अनुभव है, पर्सनल अनुभव है कि जब कोई बच्चा ऐसी स्थितियों में होता है तो वो कितना याद रख पाता है। जब आप सुनते हैं, देखते हैं, तो 50% घटनाएं आपको याद रह जाती हैं, 50% आप भूल जाते हो। लेकिन जब बच्चा कोई चीज़ कहता है और लिखता है, ध्यान रहे, जब आप कोई बात कहते हैं और प्लस लिखते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि आप कोई घटना पढ़ें, पढ़ने के बाद उसे समझें और फिर डिस्कस करें, डिस्कस करने के बाद आप उसको लिख लें, तब आप कितना याद रख पाते हैं। तो 70%, कितना, 70%। लेकिन जब आप कोई काम करते हैं, जब आप किसी घटना पे वर्क करते हैं, जब आप कोई काम करते हैं, तो उसका लगभग 90% आप याद रखते हैं। कितना याद रखते हैं, 90%। यानी जो वे करते हैं, अर्थात विद्यार्थी जो वे करते हैं उसका 90% याद रखते हैं। ठीक है, आप देख लें, शब्द जब आप पढ़ते हैं तो उसका 10% याद रखते हैं, लेक्चर सुनते हैं तो 20%, अगर आप कोई चीज़ देख रहे हैं तो 30% याद रहेगा, देखते हैं प्लस सुनते हैं तो 50%। अगर वही चीज़ आप कहते हैं और लिखते हैं, यानी देखने सुनने के बाद में आप उस बात को कहें और प्लस लिखें, तो आप 70% याद रखते हैं। और अगर उस काम को आप करें
तो उसका 90% आप चीज़ों को याद रख पाते हैं। यही है डेल का अनुभव त्रिकोण मॉडल।